गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप अभी 10वीं क्लास की जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का त्रिकोणमिति चैप्टर से अपन शुरुआत करेंगे। तो 10वीं के बच्चे उनको जो है वो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलो शुरुआत करते हैं अपन त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति, प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो त्रिकोणमिति शब्द के अंदर भी इसका जो है वो अर्थ निकलता है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण आप जानते हो, मिति का मतलब अनुपात, मतलब त्रिभुज के अंदर होते हैं तीन कोण और तो कोई आकृति के अंदर होते नहीं है। तो तीन कोणों वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसका मतलब ये पूरी त्रिकोणमिति किसके ऊपर निर्भर करेगी, जो है वो त्रिभुज के ऊपर। अब त्रिकोणमिति को कहते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को देखो आप, इसके भी तीन अर्थ वैसे के वैसे। ट्री का मतलब होता है, एक तो शब्द निकल गया आपके ट्री, दूसरा होता है गौन और तीसरा होता है मेट्रॉन। अब ट्राई का मतलब होता है तीन और गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मापना। अब तीन भुजाओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे या तीन कोणों के बारे में अध्ययन करो, या कोणों और त्रिभुज के जो है वो, त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, तीन ही भुजाएं होती है, उनके बारे में आपको पूरा का पूरा जो है वो अध्ययन करना पड़ेगा। अब अपन ये जानते हैं कि अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग होता है, या फिर इसको जो है वो त्रिकोणमिति का उपयोग किताबों में पढ़ा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति का अर्थ जो है वो, अर्थ से अपन लेते हैं कि इसका जो है वो उपयोग जो है वो आज के समय के अंदर जो है वो हर जगह किया जाता है। पुराने समय के अंदर जब इतनी टेक्निक नहीं थी तब भी इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो बेबीलोन और मिस्र के जो शिलालेख मिले हैं उनके अंदर भी त्रिकोणमिति का उल्लेख मिला है। इसका मतलब पुराने समय से ही वो सब त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरह जानते थे। और अभी जो है वो वर्तमान के अंदर बहुत सारे, जैसे खगोल विधि इसका उपयोग करते हैं। खगोल विधि जो है वो पृथ्वी से सूर्य या ग्रह या तारों के बीच की दूरियों का मापन जो है वो किसके माध्यम से किया जाता है? वो त्रिकोणमिति के माध्यम से किया जाता है। त्रिकोणमिति के माध्यम से कोई भी बड़ी आकृति है, उस आकृति का किसी एक निश्चित बिंदु से अपने को दूरी निकालनी है या उसकी ऊंचाई निकालनी है, और ये सब निकालने के लिए अपने को किसका माध्यम लेना पड़ेगा? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में उस आकृति के माध्यम से अपन त्रिभुज का निर्माण कर देंगे और त्रिभुज का निर्माण करके और उससे जो है वो अपन दूरियां निकाल सकते हैं। उसके लिए त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग है। तो त्रिकोणमिति लगने के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन त्रिकोणमिति जिसकी इसकी जो है वो आपको बेसिक जो है वो जानकारी आपको हो और अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि त्रिकोणमिति आपको कहीं डिफिकल्ट लगेगी। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अच्छी तरह से आप ध्यान देना, अच्छी तरह से देखना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जो है वो 3 दिन का टॉपिक लूंगा। 3 दिन टॉपिक के अंदर आपकी त्रिकोणमिति आपको बहुत ही डिफिकल्ट से बिल्कुल इजी लगनी शुरू हो जाएगी। तो त्रिकोणमिति की जब शुरुआत करते हैं तो त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से होती है? त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है आपके जो है वो त्रिभुज से। किससे होती है? त्रिभुज से शुरुआत होती है। तो त्रिभुज भी कैसा होगा, ये अपन ने जो है वो निश्चित कर लिया है कि त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज की भी कंडीशन है, त्रिभुज भी कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में आप जो है वो अच्छी तरह जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो कैसा हो? समकोण हो, उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? जो है वो समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का एंगल होगा, उसको जो है वो अपन क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जो समकोण त्रिभुज होगा वही इस त्रिकोणमिति के अंदर उपयोगी होगा। और एक समकोण त्रिभुज होगा तो अन्य दो कोण क्या होंगे? सीधी सी बात है, दोनों कोण कैसे होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री से कम वाले कोणों को न्यून कोण कहा जाता है। तो 90 डिग्री से कम वाले कोण, यदि ये 90 का हो गया तो पीछे इन दोनों का योग भी 90 होगा।
इसका मतलब इन दोनों का जो है वो अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो वो 90 से कम ही होगा दोनों का मान, तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। अब अपन क्या करते हैं, त्रिभुज का अपन ने नाम दे दिया ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज के बारे में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं के ही अलग अलग जो है वो नाम है। ये नाम यहीं पे विद्यार्थी मिस्टेक जो गलती करने की जो संभावना होती है वो यहीं पे करते हैं, क्योंकि इनका नाम लिखना और जो है वो भुजाओं की क्या क्या नाम है, उन भुजाओं के नाम के बारे में ज़्यादा विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होती है, तो वो जैसे तैसे जो भी आया सामने लिख दिया ऊपर। इनको क्या कहा जाता है, एक तो इसका होता है आधार और एक होता है कर्ण और एक होता है लंब। आधार, कर्ण और लंब। अब ये त्रिभुज में एक आधार है, एक लंब है और एक कर्ण है, आप अच्छी तरह जानते हो। अब आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, इसके बारे के अंदर में जो है वो जानकारी कम होती है, उसकी वजह से जो है अपन मिस्टेक कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, सबसे पहले अपन जो है वो डिसाइड करेंगे कि कर्ण कहाँ पे है। कर्ण का निर्धारण करना सबसे इजी है और विद्यार्थी गलती भी नहीं करते, क्योंकि उनको जो भी त्रिभुज के अंदर बड़ी भुजा दिख रही है उसको वो कर्ण नाम लिख देते हैं, जो उनका आइडिया भी सही है। लेकिन बड़ी भुजा की अपेक्षा अपन ये याद रखें कि जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी वो कर्ण होगी। कुछ का आइडिया ये होता है कि सबसे बड़ी, वो भी आइडिया सही है, किसी भी त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने बड़ी भुजा वही होगी, ये कर्ण हो गया। अब बात रहती है आधार और लंब की। आधार और लंब का मामला जो है वो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा जाता है, कोई यहाँ आधार लिख देता है, कोई यहाँ लंब लिख देता है, या फिर कोई लंब यहाँ कोई यहाँ आधार, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हो जाती है। अब इस मिस्टेक की वजह से जो है वो गलती कर बैठती। तो अब मैं कह दूं ये आधार है ये लंब है, या मैं ये कह दूं कि ये आधार है ये लंब है, तो इसका निर्धारण मेरी दृष्टि से यहां अब होगा नहीं। मैं किसी को आधार दूं किसी को लंब दूं, दोनों ही सही है। लेकिन यदि अपन इस त्रिभुज की दृष्टि से देखा जाए निर्धारण नहीं, लेकिन उसके लिए सही आधार और जो है वो लंब का निर्धारण करने के लिए अपने को थीटा की जरूरत पड़ती है कि आपका थीटा कहाँ पे है। मैं ये मानता हूं कि थीटा मेरा जो है वो कहाँ पे है, ए बिंदु पर है। अब यदि ए बिंदु पर थीटा होगा, इसका मतलब ए बिंदु पर थीटा है, तो थीटा हमेशा किसके ऊपर बनता है, आधार के ऊपर बनता है। किसके ऊपर बनता है, आधार। कोई भी आप मकान की जो है वो नींव खड़ी करते हो सबसे पहले किसके, बेस के ऊपर, आधार के ऊपर सब कुछ जो है वो खड़ा होता है। तो ये अपना थीटा भी किसके ऊपर बनेगा, आधार के ऊपर। तो ये आपका आधार हो गया, आधार हो गया निर्धारण। अब उसके बाद में थीटा, थीटा के जो सामने भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और थीटा जिसके ऊपर बनता है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब आधार और जो है वो लंब का निर्धारण हो गया। लेकिन कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि ये थीटा में यहां न मान करके, और मान लो बाई चांस थीटा यहां पे चला जाए ऊपर सी बिंदु पे, अब इसका निर्धारण भी विद्यार्थी वही, आधे विद्यार्थी वही मानेंगे कि थीटा तो नीचे ही बनता है आधार के ऊपर, और इसका ट्राइंगल का आधार ये ए भी है। नहीं, ये गलत है। आधार ये नहीं है, थीटा जहां पे बना है, थीटा का आपको ध्यान रखना है कि थीटा कहां पर जो है वो बन रहा है। थीटा यहां पे बन रहा है, इसका मतलब इस समय आधार क्या हो गया, ये आधार हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो अब आपको आधार और लंब के निर्धारण में शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आधार और लंब का निर्धारण आसानी से कर सकते हो। अब आधार और लंब का निर्धारण करने के बाद में इस ट्राइंगल के निर्माण में इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इस त्रिभुज में जो है वो कौन कौन से गुण, इसमें कौन कौन से अवगुण, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए अपने एक वैज्ञानिक था, आपने नाम सुना हो, पाइथागोरस। कौन सा वैज्ञानिक था, पाइथागोरस। पाइथागोरस वैज्ञानिक था जिसने इस ट्राइंगल के गुणों के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, और वो चर्चा बिल्कुल सही थी। आज अपन उसके बारे में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ा जाता है, और उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था।
और उन्होंने एक पाइथागोरस जी ने जो है वो एक जो नियम दिया था, उस नियम के आधार पे उन्होंने एक प्रमेय दी थी, थ्योरम। उस थ्योरम का नाम था बोधायन थ्योरम। क्या थी? बोधायन प्रमेय। अब उन्होंने बोधायन प्रमेय के नाम से भी पूछे तो भी वही आंसर है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो भी वही आंसर है। देखो इसमें उन्होंने क्या नियम दिया था, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज नहीं होगा वैसे, समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक कोई सबसे बड़ी भुजा, जिसको उन्होंने कर्ण नहीं कहा था, उन्होंने कहा था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है। क्या कहा था? यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है। यही पाइथागोरस का बोधायन प्रमेय था। उस प्रमेय के आधार पर अपनी त्रिकोणमिति की शुरुआत यहीं से होती। तो उन्होंने बोधायन प्रमेय उन्होंने क्या था कि कर्ण को के स्क्वायर इक्वल टू, ए को आधार और एल को जो है वो लंब, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उससे अपन किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं दी हुई हो तो एक भुजा का निर्धारण तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि उन्होंने कहा था समकोण त्रिभुज, यदि पाइथागोरस अपन प्रमेय की बात करें तो यदि ऐसा है आ रहा है तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा है? समकोण है। और यदि समकोण है तो 100% ये ऐसा आएगा। मतलब यदि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योग के तुल्य होगा, और यदि कर्ण का वर्ग आधार और लंब के तुल्य है तो इसका मतलब 100% वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो अपन ने पूरी जो है वो चर्चा जो है त्रिकोणमिति की करेंगे, वो पूरी की पूरी किसके बारे में करेंगे? आपकी जो है वो इस समकोण त्रिभुज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखो आप, ये होने के बाद में आपके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको लिख दूं कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में आधार 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर और लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात करो। क्या है? यदि किसी त्रिभुज में आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। आपको किससे के माध्यम से करना पड़ेगा? इस क्या ज्ञात करना? कर्ण का मान। कर्ण का सूत्र लगाया के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के कर्ण कितना है आपको ज्ञात करना है। आधार कितना है? आधार जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 इंटू 5, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब इसको जोड़ोगे तो 169। अब कर्ण इक्वल टू 169 का वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल आपके आएगा 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर है? इस त्रिभुज की तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो ये अब आपको पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इस बोधायन प्रमेय के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने को तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। वो तीसरी भुजा आपकी इस बोधायन प्रमेय के माध्यम से ही निकलेगी। अब आपके आगे जो टॉपिक आता है वो आता है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्योंकि आपकी जो है वो टॉपिक क्या है? विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब विशेष कोण कौन कौन से थे आपके जो कोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये विशेष कोण है आपके। और विशेष कोणों का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना। सबसे पहले अपने को उन अनुपातों के नाम क्या है वो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो है वो अब 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 ये अपन याद कर लेते, लेकिन उनमें कौन कौन से अनुपात होंगे, उन अनुपातों के क्या नाम होंगे, वो सबसे पहले अपने को याद करना पड़ेगा। तो ये देखो, आपको मैंने बताया कि आप त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न हल करो, सबसे पहले आप कैसा ट्राइंगल बनाओगे, त्रिभुज जो है वो ए, बी और सी नाम रखा। अब इसमें ये अपन ने मान लिया कि ये समकोण है और ये जो है वो आपका थीटा है, ठीक है। अब आपके जो त्रिकोणमितीय विशेष कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अनुपात 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं के अंदर अपन पहला ये मान लिया, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, और इनका आपस में अनुपात, आधार का लंब के साथ में अनुपात, लंब का कर्ण के साथ में अनुपात और कर्ण का आधार के साथ में अनुपात। कितने हुए अनुपात? देखो, आधार का लंब के साथ 1, लंब का कर्ण के साथ 2 और कर्ण का आधार के साथ में 3। वापस उल्टा लेंगे, लंब का आधार के साथ 4 और कर्ण का लंब के साथ 5 और आधार का कर्ण के साथ 6 अनुपात हुए। और 6 अनुपात के क्या क्या नाम रखे गए देखो आप। तो सबसे पहला जो है वो आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, आप याद रखना, LAL, और क्या लिख देता हूं मैं, LAL अपॉन K और A, थोड़ा सा गैप रख देते हैं। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह, फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी याद करने की ट्रिक है, आप इसको याद रखिए, उसके माध्यम से आप जो अनुपात कौन कौन से है वो अनुपात आप याद कर सकते हो। सबसे पहला है लंब का कर्ण के साथ में संबंध, लंब का कर्ण के साथ में, लंब का कर्ण के साथ में संबंध। किसका संबंध? लंब का कर्ण के साथ में जो संबंध है उस संबंध का नाम है साइन, और थीटा के साथ पूछा है इसलिए उसको रख दिया साइन थीटा। लंब का कर्ण के साथ में अनुपात है उसका नाम रखा साइन, न कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब और कर्ण का जब अनुपात की उत्पत्ति हुई तब साइन बना। उसके बाद में आधार का कर्ण के साथ में, आधार का कर्ण के साथ में, ये आधार और इस कर्ण का, आधार और कर्ण का संबंध है उसको कहते हैं कॉस थीटा। कॉस और थीटा जो है वो दोनों के मध्य कोण थीटा, इसलिए जो है वो थीटा। उसके बाद में तीसरा जो अनुपात अपने उत्पन्न हुआ वो लंब का आधार के साथ में। किसका? लंब का आधार के साथ में, लंब का आधार के साथ में उसको कहा गया टेन थीटा। टेन और इसको थीटा रखा गया। वापस एक तरफ से आप ऐसे याद करोगे, लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस और लंब बटे आधार जो है वो टेन। इस ये हो जाए आपके पहला अनुपात, ये हो जाएगा आपके साइन थीटा, दूसरा अनुपात ये आपके हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरा अनुपात ये आपके हो जाएगा टेन थीटा। ओके, 3 हो गए। अब चौथे अनुपात में आपको वापस बैक आना पड़ेगा, और बैक भी अंश को हर में और हर को अंश में आपको जो है वो उल्टा करना पड़ेगा। तो तीसरा जो आपके 3 अनुपात हो गए, चौथा आपके है आधार बटे लंब, मतलब आधार का लंब के साथ में, आधार का लंब के साथ में अनुपात, आधार का लंब के साथ में अनुपात था, इस आधार का लंब के साथ अनुपात को क्या कहा गया? कॉट। और थीटा के साथ अनुपात दे रहे हैं अपन, इसलिए उसको थीटा कहा गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कर्ण का आधार के साथ में, कर्ण का आधार के साथ में संबंध, कर्ण का आधार के साथ में जो संबंध है उसको कहा गया सेक थीटा। और छठा और लास्ट है आपके कर्ण का लंब के साथ में संबंध, कर्ण का
लंब के साथ में संबंध उसको कहा गया कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये जो अनुपात लिए गए थे, लंब का कर्ण के साथ में साइन, आधार का कर्ण के साथ में कोस और लंब का आधार के साथ में टेन और आधार का लंब के साथ कोट और कर्ण का आधार के साथ सेक और कर्ण का लंब के साथ में कोसेक, ये अनुपात दिए गए। आप इस साइड में लोगे, वापस बैक साइड में आ जाएगा, टेन का ये हो जाएगा आपके कोट थीटा और ये हो जाएगा आपके सेक थीटा और ये हो जाएगा आपके कोसेक थीटा। इन अनुपातों को आपको, और जैसे ही आपकी ये सीरीज है, इस सीरीज में आप इनको याद रखिए। इस सीरीज के अंदर याद रखोगे तो इनमें जो संबंध है वो संबंध भी आपको याद हो जाएंगे। तो इनका जो है वो साइन कॉस टेन, उत्पत्ति साइन की नहीं हुई थी, उत्पत्ति लंब बटे कर्ण की हुई थी, तब उसका नाम साइन आया था। ऐसे कैसे आधार बटे कर्ण के कॉस आया था और लंब बटे आधार का टेन आया था और आधार बटे लंब का कॉट और कर्ण बटे आधार का सेक और कर्ण बटे लंब का कोसेक थीटा। अब ये अनुपात आने के बाद में जो है वो इनके साइन के साथ में 0, 30, 45, 60, 90 आपका टॉपिक है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोण कौन कौन से हुए? 0 का साइन के साथ और साइन का 30 के साथ, साइन का 45, साइन का 60 और साइन का 90। ऐसे कैसे कॉस, टेन और कॉट सब के साथ में आपके मान आएंगे, वो मान की आपकी टेबल बनेगी। वही टेबल आपके जो है वो विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अपन यहाँ टेबल का निर्माण करते देखते हैं। टेबल के निर्माण से पहले मैं आपको बता देता हूं इनमें आपस में क्या क्या संबंध है, उस संबंधों को भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा का भी कॉस थीटा रखना है इनमें। अब आप साइन और कॉस के बाद में आता है तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा का संबंध किसके साथ है? टेन थीटा का संबंध साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टेन का मान है। और टेन के बाद में कॉट थीटा, कॉट का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका मतलब टेन और कॉस दोनों एक दूसरे के 1/1 होते हैं। जो टेन का मान आएगा वो 1/1 करेंगे तो जो है वो कॉट का मान आ जाएगा। उसके बाद में साइन, टेन और कॉट हो गए, फिर सेक थीटा, क्या आया? सेक थीटा। और सेक थीटा का मान क्या होता है? 1/cos थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इनको आप अच्छी तरह याद रखना। टेन का संबंध, कॉट का संबंध, सेक का संबंध और कोसेक का संबंध। साइन और कॉस के रूप में ये मान है टेन का साइन अपॉन कॉस, कॉट का कॉस अपॉन साइन और सेक का 1/cos और कोसेक का 1/sin। अब आपकी जो टेबल बनेगी तो बच्चों का लक्ष्य ये रहता है कि कोई बात नहीं, एग्जाम में अपन टेबल बना लेंगे और टेबल से जो है वो मान रख देंगे और मान रख दे अपना हल हो जाएगा, काम आ जाएगा। और सबसे पहले बच्चे यही दिमाग में रखते हैं कि अपने को एग्जाम में जाते ही जैसे ही पेपर मिलेगा अपन उसको क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। एक लक्ष्य, ये बिल्कुल गलत लक्ष्य है। टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप सिर्फ साइन के मान याद रखना और साइन के मान के आधार पर इन संबंधों को याद रखना। आप किसी भी कोण का था विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के रूप में आप अनुपात लिखोगे तो अनुपात लिखने के बाद में आपकी टेबल का जो है वो निर्माण हो जाएगा। इसमें आप विस्तार से करते हो तब आपको मैं एक विस्तारित रूप से ये टेबल बता देता हूं, और यदि आप शॉर्ट में भी आप यदि याद करना है तो भी मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हर एग्जाम से पहले जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें से टेबल बना करके सामने रख देते हैं। फिर उनका यही लक्ष्य होता है कि एग्जाम के अंदर भी अपन टेबल बना, लेकिन एग्जाम में टेबल बनाना उचित नहीं है। एग्जाम के अंदर अपन टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाने के अंदर अपने को टाइम भी लगेगा और प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो है पीछे से टेबल देखना, इस प्रकार से जो है वो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होते हैं। अब चलिए आप क्या करोगे, 0 से लेकर के और 4 तक काउंटिंग की, 0 से 4 तक। अब प्रत्येक के अंदर आप क्या करोगे, 4 से भाग दे दोगे।
प्रत्येक को 4 से, और भाग देने के बाद में प्रत्येक का आप रूट ले लो और रूट के अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी वो सब वैल्यू किसकी होगी, साइन की वैल्यू होगी। 0/4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 0 रहेगा। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। और यहाँ पे आप देखिए, इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए अंदर ही, तो ये आपके हो जाएगा 1/2, और 1/2 का कितना होगा, 1 का 1 और 2 का √2 हो जाएगा। ऊपर 3 का हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2, और 4/4 का मान 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1। अब जो कॉस साइन की वैल्यू होगी, साइन 90 का मान जो होगा वो कॉस 0 का होगा। इस प्रकार से उनको जो है आप लिख दीजिए सीधा। ये मान 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगी 0। अब साइन की वैल्यू ज्ञात होने के बाद में आप पूरी टेबल का निर्माण आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने साइन की वैल्यू निकाल दी, साइन के बाद कॉस की आ गई। अब आपको पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की जो भी वैल्यू होगी आपको tan 30 का चाहिए तो साइन 30 में cos 30 का आप भाग दीजिए, जो आपको किसका मान मिलेगा, tan 30 का मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, कहने का मतलब है आप साइन बट cos है, इसको आप भिन्न समझ लीजिए। 0 के अंदर 1 का भाग और 1/2 में √3/2 का भाग, इस प्रकार से आप कीजिए। अब यहाँ पे 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 है 1 के अंदर। अब ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इसका मैं संबंध लिख देता हूं। पहले tan का ये हुआ, उसके बाद में जो है वो cot थीटा का क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद में sec थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप देखिए, एक दो तरह के प्रश्न है, एक है 0/1, एक आता है 1/0। इन दोनों में बच्चे विशेष रूप से ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि 0 इसका मान आएगा, अनंत इसका आएगा, या 0 इसका आएगा, अनंत इसका आएगा। आप देखिए, सिंपल सा व्यू है। आप एक ही टेबल बोलिए, एक ही टेबल आप 0 बार बोली तो 0 आया, एक ही टेबल आपने 1 बार बोली तो 1 आया, एक ही टेबल आपने 2 बार बोली तो 2 आया। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक ही टेबल कितनी बार बोली तब 0 आया, 0 बार, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपको एक ही टेबल 0 बार बोलेंगे 0 आ जाएगा। अब इसकी देखो, 0 की टेबल आपने 0 बार बोली 0 आया, 0 की टेबल आपने 1 बार बोली 0 आया, 0 की टेबल आपने 2 बार बोली तो भी 0 आया। इसका मतलब अपन 0 की टेबल तो कितनी ही बार बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो ऐसी संख्या है जो सबको 0 बना देती है। तो यहाँ पे 0 के आप कितनी जो है वो कैसे, कोई भी संख्या तो कितनी बार बोला अपन ने, ऐसे अनंत बार भी अपन ऐसा टेबल पहाड़ा लिखेंगे तो भी नहीं आएगा। इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो अनंत कहते हैं, इसको जो है वो इन्फिनिट कहते हैं। इन्फिनिट की अपेक्षा इसको जो है वो नॉट डिफाइन, इसका सही वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन है। इसकी वैल्यू आप जो है वो निश्चित नहीं कर सकते ये, और तो इन्फिनिट की अपेक्षा इसको नॉट डिफाइंड कहना ठीक रहेगा। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे 0/1 की वैल्यू कितनी होगी, 0/1 की वैल्यू 0 हो गई। अब इसमें 1/2 में √3/2 से 2 कट गया, पीछे रहा 1/√3, और इधर 1/√2 से 1, इधर √3/2, 1/2 से 2 गया पीछे √3, और इधर हो जाएगा वापस वही 1 में 0 का भाग देना, क्या आएगा, इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड। अब इसको tan की जो वैल्यू होगी 90 की, वो जो है वो cot की क्या हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। तो इसको इन्फिनिट हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। और sec की वैल्यू, आप cos की वैल्यू जो भी है उसको क्या कर दो, 1 अपॉन कर दो। sec = 1 अपॉन cos होता है, तो इसकी sec की जो भी cos की वैल्यू है उसको 1/1 किया, इसका 1 आया, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, और इसके नीचे मान लो 1 था, इसको ऊपर करेंगे तो 1 ऊपर 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड।
अब ये सेम या साइन के मान को उल्टा कर दो, साइन तो भी हो जाएगा, ये पड़ा कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो तो भी आपकी इच्छा। उसके बाद 2√2 और 2/√3 और ये हो जाएगी आपके 1। इस प्रकार से ये आपके टेबल का निर्माण हो गया। कुछ वैल्यू ऐसी है जो इक्वल होती है एकदम, उनकी मैं आपको वैल्यू देख देता हूं। जैसे आप 45 की देखो, 45 के अंदर sin 45 इक्वल टू cos 45, उसके बाद में आपके आ जाएगा tan 45 इक्वल टू cot 45, उसके बाद में आ जाएगा sec 45 इक्वल टू cosec 45। ये वैल्यू कितनी होती है आप देखिए, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, tan 45 की कितनी होती है 1, tan और cot दोनों की, और इसकी होती है √2। ये वैल्यू आपको याद होगी, तो ये भी एक आसान तरीका है। इतने इसमें से 6 जो है वो आपके अनुपात के आपको याद हो जाती है। उसके बाद मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, उसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। ये आपका हैंड है, इस हाथ को आप अपनी कॉपी के ऊपर रखिए और ऐसे आपका हाथ का निर्माण कर दीजिए। बहुत सिंपल, ये आपका हाथ बन गया। अब आप देखो, इसको आप 0 जो है वो राइट एंगल की तरफ जो है वो लोगे तो ये आपके 0 का काम करेगी। मतलब ये अंगुली जो है सबसे छोटी अंगुली है, इसको जो है वो ये किसका करेगी 0 डिग्री की वैल्यू, ये 30 डिग्री की, ये 45 और ये 60 और ये आ जाएगा अंगूठा आपके आ जाएगा 90 डिग्री का। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस 2 की वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप देखिए साइन के लिए आप क्लॉकवाइज चलोगे और कॉस के लिए आप एंटी क्लॉक चलोगे। ये कॉस थीटा के लिए आप एंटी क्लॉक और साइन के लिए आप क्लॉकवाइज। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे मेरे साइन जो है वो 60 डिग्री की वैल्यू में निकालता हूं, साइन 60, ये आपका साइन 60 है। साइन 60 के लिए आपको इधर चलना पड़ रहा है। साइन 60 से आपको इधर 0 आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, वो आप देखिए, इसका मान होता है √/2 और रूट के अंदर जितना आपको चलना पड़े स्टेप वो रूट के अंदर लिख दीजिए। साइन 60 से मान 1, 2 और 3 कितना चलना पड़ा 3, √3/2। ये देखो साइन 60 का मान √3/2 होता है। उसके बाद किसी की भी आप ले लो, जैसे आपने ले लिया कॉस का, cos 60 की वैल्यू। अब cos 60 ये पड़ा, आप देखिए cos के लिए आपको इधर चलना पड़ेगा, cos से इधर चलने के लिए आपको 90 तक पहुंचने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ेगा, ये √/2, ये इसका आंसर है। अब रूट के अंदर वो लिख दो आप कितने स्टेप, 60 से आपको एक स्टेप चलना पड़ेगा, इसलिए ये √1/2, इसका मतलब ये हो गई आपके 1/2। cos 60 की वैल्यू ये आपके पड़ा cos 60, इसका मान 1/2 होता है। तो आप ऐसे साइन और कॉस का ऐसे अंगुलियों पे आसानी से निकाल सकते हो। जब साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए तो उसके बाद में अपन जो है वो tan, cot, sec, cosec सबकी वैल्यू इनके आपस में अंतर संबंधों द्वारा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं और आसानी होगी, प्रश्न भी सॉल्व होगा इजी तरीके से। और आगे भी आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये टेबल आप ये सोच के बैठे रह जाते हो कि कोई बात नहीं 10वीं तो निकाल देंगे, लेकिन 11वीं में पहुंचोगे तब आपको साइंस लेनी पड़ेगी, तब आपके सामने मैथ, तो ये मान तो आगे ही आगे। अब 10वीं की किताब के अंदर तो सिर्फ ऐसे 4 पेज है जिसके ऊपर साइन कॉस tan लिखा हुआ है, और 11वीं 12वीं में जाओगे जब तो आपकी पूरी किताब साइन कॉस tan से ही भरी हुई है, तो उसमें आप कहाँ जाओगे, कहाँ टेबल बनाओगे। इसलिए जो है वो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें और इसको तैयार करें और प्रिपेयर करें। जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं उसके आधार पे आप तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको त्रिकोणमिति 100% गारंटी के साथ त्रिकोणमिति इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी ईजी होती है त्रिकोणमिति। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले जो है वो आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप। धन्यवाद।